हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पेनल कोड का कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, इनसे कौन कौन सी सेक्शंस डील करती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेक्शन 299 विच डील्स विद व्हाट, कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, और फिर मर्डर के साथ कौन सी सेक्शन डील करती है, सेक्शन 300। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमने अभी डिस्कस करनी है वो है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, एंड अमंग दैट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कल्पेबल होमिसाइड। सी गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है। देखो, कल्पेबल जो है, कल्पेबल टर्म मीन्स इलीगल, whereas homicide means killing of a human being by another human being. So अगर हम इस टर्म को एक साथ ले लें, कल्पेबल और होमिसाइड को एक साथ लें, कल्पेबल होमिसाइड का, देन इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज एन इलीगल किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। सो गाइस, इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर हम होमिसाइड टर्म लेते हैं सिर्फ, ठीक, तो होमिसाइड को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है होम, होमो का मतलब होता है मैन, वेयर एज साइड को हम डिराइव कहां से किए हैं, लैटिन टर्म से, जिसका लैटिन वर्ड है सिडा। सिडा जो है उसका मीनिंग होता है किलिंग। सो होमिसाइड मीन्स killing of a man by a man. So culpable homicide means illegal killing of a human being by another human being. So अब देखो यहाँ पे अब हम पढ़ लेते हैं। The term culpable homicide means criminal or illegal, and whereas homicide means killing of a human being by another human being. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि कल्पेबल होमिसाइड का क्या मीनिंग होता है। द टर्म कल्पेबल होमिसाइड मीन्स killing of a illegal killing of a human being by another human being. The word homicide is supposedly derived from a Latin word where homo means man and sida means killing. Thus, homicide means killing of a man by a man. क्लियर? अब होमिसाइड का भी मीनिंग आपको पता है और कल्पेबल का भी मीनिंग आपको पता है। सो द टर्म कल्पेबल होमिसाइड मीन्स इलीगल किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। अब देखो गाइस, आगे हम ये देखेंगे होमिसाइड कैन बी लॉफुल और अनलॉफुल। किसी की जान लेना लॉफुल भी हो सकता है और किसी की जान लेना अनलॉफुल। वेयर एज जो सेक्शंस 299 और जो 300 है, इसमें ज्यादातर केसेस जो फॉल करते हैं वो इलीगल किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो अब ये देखिए, सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड इज पनिशेबल बाय लॉ एंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। देखो, जहां पे भी टर्म आ गई कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल का मीनिंग आपको पता है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, कल्पेबल मींस इलीगल। सो जहां पे भी कल्पेबल टर्म आएगी वो मतलब क्या है, इलीगल। तो जहां पे भी इलीगल किलिंग हुई है, दैट इज व्हाट, पनिशेबल बाय लॉ। और ये जो है कल्पेबल होमिसाइड, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ है, culpable homicide amounting to murder and culpable homicide not amounting to murder। ठीक है गाइस, सो अब ये देखो सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी क्या कहती है। सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी किससे डील करती है, कल्पेबल होमिसाइड। क्लियर? देखो, कल्पेबल होमिसाइड कैन बी डिफाइंड एज whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। सी गाइस, इसको मैं बाय पार्ट्स डिवाइड करके एक एक चीज बताऊंगा आपको कि सेक्शन 299 का एक एक पार्ट क्या कहता है। देखो, सेक्शन 299 का पहला पार्ट कहता है कि कोई भी डेथ, whoever causes death with the intention to causing death। ठीक है, मतलब लाइक कि कोई भी बंदा अगर डेथ कॉज करता है विद द इंटेंशन कि उसकी पर्पस क्या है, डेथ कॉज करना, देन दैट पर्सन विल, उसका ऑफेंस जो है दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ए 299। या फिर ऐसी विद द इंटेंशन कोई भी बॉडीली इंजरी
एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसी कोई भी बॉडीली इंजरी देना दूसरे को, मतलब आपने एक बार स्टैब कर दिया, दूसरी बार भी स्टैब कर दिया दूसरे बंदे को, तो उससे क्या होगा कि उस बंदे की डेथ होना लाजमी है। तो आपकी ऐसी इंटेंशन थी कि उसको ऐसी बॉडीली इंजरी दें जिसकी वजह से उस बंदे की डेथ हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है विद द नॉलेज दैट he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। मतलब उस बंदे को नॉलेज थी कि वो जो एक्ट कर रहा है इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा, दूसरे बंदे की मृत्यु, दूसरे बंदे की डेथ। तो ऐसी नॉलेज होना, सबसे पहले में ऐसा एक्ट जो बंदा करता है, दूसरे में इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी देने की जिसका रिजल्ट डेथ होगी, और तीसरी उसमें फिर नॉलेज इस चीज की कि ये जो एक्ट वो करने जा रहा है इसका परिणाम क्या होगा, दूसरे बंदे की मृत्यु, ठीक है। अब ये देखो एसेंशियल्स या इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें सेक्शन 299 की, सेक्शन 299 किससे डील करती है, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। ये अभी भी मैंने आपको बताया था, सो इसे याद रखिएगा। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, सबसे पहले देखो The following are the essentials or the ingredients। सबसे पहला क्या है, causing the death of a human being, कि भैया इस चीज में सेक्शन 299 में किसी बंदे की ही डेथ हुई होनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग की, ना कि किसी जानवर जानवर ये वो, ठीक। तो सबसे पहली चीज causing the death of a human being। फिर such death must be caused by doing an act, और ऐसी डेथ होनी चाहिए जिस caused by doing an act, कि ऐसे एक्ट की वजह से जिसमें विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मतलब उसकी इंटेंशन होनी चाहिए क्या, रिजल्ट पाने की, डेथ ऑफ द अदर पर्सन, या विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज द डेथ, मतलब एक ऐसी इंटेंशन और ऐसी बॉडीली इंजरी देने की दूसरे बंदे को कि जिसकी वजह से डेथ हो। और तीसरी चीज फिर वही रिपीट करूंगा, विद द नॉलेज that the doer is likely by such act to cause death, मतलब ऐसी नॉलेज हो बंदे को जिसको पता हो कि हाँ भाई ये जो वो एक्शन कर रहा है, जो वो स्टैबिंग कर रहा है, या वो जो भी एक्शन जो दूसरे बंदे की डेथ का कॉज बन रहे हैं, उसे नॉलेज है कि ये एक्शन की वजह से द रिजल्ट विल बी द डेथ ऑफ द पर्सन। सो गाइस इसमें देखो इंग्रेडिएंट्स क्या हुए, सबसे पहला कॉजिंग द डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक। दूसरा जो है सच डेथ मस्ट बी कॉज्ड बाय डूइंग एन एक्ट, जिसमें इंटेंशन हो डेथ करने की, या इंटेंशन हो ऐसी बॉडीली इंजरी देने की जिसकी वजह से डेथ होगी। और तीसरा नॉलेज कि जो बंदा कर रहा है दूसरे बंदे के ऊपर अटैक वगैरह, उसको पूरी नॉलेज है कि उसके इस एक्शन की वजह से रिजल्ट विल बी डेथ। सो सबसे पहले कॉजिंग द डेथ, दूसरा इंटेंशन उसकी डेथ कॉज करने का, और तीसरा की इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी देने का जिसकी वजह से डेथ होगी, और लास्ट में उस बंदे को नॉलेज होती है कि उसका एक्शन जो है रिजल्ट क्या देगा, डेथ ऑफ द अदर पर्सन। अब देखो देयर आर 3 स्पीसीज ऑफ मेंस रिया इन कल्पेबल होमिसाइड, यही जो मैंने अभी आपको तीनों चीजें बोली यही इसके स्पीसीज भी है। मेंस रिया क्या है, मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, ठीक है। मैंने आपको ये मेरी पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, मैंने आपको एक्टस रिया और मेंस रिया के बारे में भी बताया है। एक्टस रिया क्या होता है, गिल्टी एक्ट, वेयर एज मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड। सो इसमें जब तक आपका गिल्टी माइंड के जो इसमें स्पीसीज हैं, 3 स्पीसीज हैं ये कल्पेबल होमिसाइड में मेंस रिया के, और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इंटेंशन टू कॉज डेथ, कि बंदे की इंटेंशन होनी चाहिए दूसरे बंदे की डेथ कॉज करनी। दूसरा इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी दैट लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है, ऐसी बॉडीली इंजरी देने के लिए जिसकी वजह से बंदे की डेथ होगी। और तीसरा नॉलेज कि उसका जो एक्ट है, नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू हैपन, कि वो जो एक्शन ले रहा है दूसरे बंदे पे जिस तरह से अटैक कर रहा है, दैट विल रिजल्ट इनटू व्हाट, द डेथ ऑफ अ पर्सन। क्लियर। अब देखो Here intention means the desire of doing an act। इंटेंशन का क्या मतलब हुआ कि वो डिजायर, वो आपके अंदर की चाहत, कि आप चाहते हो कि वो बंदा मरे, उस बंदे की डेथ हो। दिस इज व्हाट यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड, द रिजल्ट इज द डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। एवरी एक्ट इज हैविंग इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। इन कल्पेबल होमिसाइड द कॉन्सिक्वेंसेस इज डेथ।
नॉलेज इज एन अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। वही चीज ये जो मैंने आपको रिपीट की है वही यहाँ पे भी हमने बात की है। नॉलेज क्या है, वो आपकी डिजायर की, आप चाहते क्या हो, आपकी चाहत, ठीक है। रिजल्ट क्या आप चाहते हो आपके एक्शन का, ठीक है, ये चीज। तो कल्पेबल होमिसाइड में कॉन्सिक्वेंस क्या होता है लास्ट में, अल्टीमेटली दी डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। और नॉलेज भी आपको इसी चीज की होती है कि हाँ भाई डेथ होगी उसमें पर्सन की। अब देखो इसमें लीडिंग केस कौन सा है, कासिम अब्दुल्ला हाफिज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस केस में क्या था कि भाई एक बंदा था कासिम, कासिम ने क्या किया, एक बंदे के ऊपर अटैक किया, उसको 2 बार स्टैब किया चाकू से, ठीक है, उसके पेट में चाकू घुसा दिया। तो अब क्या होता है, वो जो बंदा जिसके पेट में उसने 2 बार स्टैब करके चाकू अंदर घुसा दिया होता है, उस बंदे को हॉस्पिटल ले जाती है पब्लिक, ठीक है। वहां पे उस हॉस्पिटल में 10 दिन तक ही केप्ट ऑन फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। डॉक्टर सर्जरी वगैरह भी करते हैं, सारे तिगड़म अपना लेते हैं उसको बचाने के, लेकिन कोई भी चीज कारगर नहीं होती साबित। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आफ्टर 10 डेज दैट पर्सन जो था, हाँ, उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर। अब डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन इज व्हाट, द स्टैबिंग। जो उस बंदे ने, ये कासिम अब्दुल्ला हफीज ने जो स्टैब किया था उस बंदे को 2 बार, दैट इज द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन। क्लियर। और फिर यही चीज, द सेकंड ब्लो बाय द एक्यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट ब्लो इंडिकेट्स हिज इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। और उस ये कासिम अब्दुल्ला हफीज को पूरी नॉलेज थी। जब उसने पहली बार चाकू उसके अंदर घुसा दिया, बाहर निकालने के बाद दोबारा उसको स्टैब किया, दूसरी बात तो उसकी इंटेंशन इससे क्लियर साबित हो जाती है कि उसका मेन मोटिव क्या था, मेन इंटेंशन क्या थी, उस बंदे की डेथ करने की, ठीक है। सो इसमें लास्ट में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई ये जो कासिम है, ही शुड बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 304। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट आपका आता है मर्डर। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, आज हम इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में। अब देखिए मर्डर क्या है। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में सबसे पहले एक छोटा सा डिफरेंस जान लो। कल्पेबल होमिसाइड का रिजल्ट आउटकम क्या होता है, डेथ। वेयर एज मर्डर में आपकी इंटेंशन, आपकी नॉलेज और आपका सब कुछ, आप चाहते हो कि मतलब रिजल्ट जो आए वो हर हालत में डेथ ही होनी चाहिए। आप कोई भी चीज नहीं छोड़ते कि जिसकी वजह से बंदा जीवित रह सके या सरवाइव कर सके। ऐसा कोई पक्ष नहीं छोड़ेगा बंदा, कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ेगा जिसकी वजह से उसके एक्शन में कोई कमी आ जाए और उसका जो मेन इंटेंशन थी टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन वो ना फुलफिल हो। सो मर्डर में the person, the accused, is always 100% sure and he makes the situation like that only कि वो सारे circumstances ऐसे बन जाएं कि उस बंदे की डेथ होनी ही चाहिए। The basic thing which is required in the murder is that the absolutely 100% death of the person, ठीक है। अब देखो मर्डर, मर्डर की अगर हम बात कर रहे हैं, मर्डर से कौन सी सेक्शन डील करती है, सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टर्म मर्डर है इसका ओरिजिन अगर देखा जाए वो हम जर्मैनिक वर्ड है मॉर्थ, ठीक है, जर्मैनिक वर्ड है मॉर्थ, ये वहां से डिराइव किया गया है। इसका मीनिंग क्या होता है, सीक्रेट किलिंग। क्लियर। इसका मीनिंग होता है सीक्रेट किलिंग। अब मर्डर मीन्स व्हेन वन पर्सन इज किल्ड बाय अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस हु हैव अ प्री डिटरमाइंड इंटेंशन टू एंड द लाइफ ऑफ द फॉर्मर, ठीक है। तो इसमें या तो ये चीज है कि या तो बंदा या ग्रुप ऑफ बंदे मिलके एक बंदे को ऐसे मार रहे हैं कि उनका मेन पर्पस ही यही है, नॉलेज है कि भैया उनके एक्शन जो है दैट विल रिजल्ट टू व्हाट, द डेथ ऑफ द पर्सन। क्लियर। एन ऑफेंस will not amount to murder unless it includes an offense which falls under the definition of culpable homicide as per the definition of murder under IPC। ये वाली जो लाइन है इसका सबसे ज्यादा आसान तरीका है, ये वाली लाइन में आपको ये समझ आ जाएगा। हम कहते हैं ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर्स। क्लियर। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज क्लियर करके बता दी, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया, वो ये
कि कल्पेबल होमिसाइड में लास्ट अल्टीमेट आउटकम क्या है, डेथ। ठीक है, मर्डर में भी आउटकम क्या है, डेथ, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कल्पेबल होमिसाइड में फिर भी चांसेस हैं कि बंदा सरवाइव कर जाएगा, बट यहां पे मर्डर में 110% द पर्सन विल डाई, द रिजल्ट विल बी द डेथ ऑफ द पर्सन। वहां पे नॉलेज है, इंटेंशन है, सब कुछ वो एक ही चीज को दर्शाती है, और वो क्या, वो डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है, सेक्शन 290। अब मर्डर में एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी किसी के ऊपर मर्डर का ऑफेंस लगता है तो उसके ऊपर दोनों ये सेक्शनें लगेंगी, कल्पेबल होमिसाइड की भी सेक्शन 299 और सेक्शन 300। कभी भी सेक्शन 300 299 के बगैर नहीं लग सकती। जब भी आप कभी कोई कल को प्रैक्टिस करोगे कोर्ट में, पेटिशंस वगैरह, कहीं क्रिमिनल केसेस वगैरह डील करोगे, आप हमेशा देखोगे जिस पे भी मर्डर का चार्ज लगेगा उस पे सेक्शन 299 भी लगेगी आईपीसी की। ठीक है, दैट डील्स विद व्हाट, योर कल्पेबल होमिसाइड। सो मर्डर इज ऑलवेज अकम्पनीड विद द सेक्शन ऑफ मर्डर इज ऑलवेज अकम्पनीड विद व्हाट, कल्पेबल होमिसाइड। सो जहां पे 300 सेक्शन लगेगी वहां पे 299 भी लगी होगी साथ में। आपको एक चीज मैं मजेदार बात बताता हूं, आपको पता है हमारे यहाँ पे इंडिया में थर्ड सबसे बड़ा मोटिव मर्डर का क्या है, जिसकी वजह से कत्ले, जिसकी वजह से मर्डर्स होते हैं, दैट इज योर प्यार इश्क मोहब्बत.com। भैया ये जो कमबख्त इश्क है ना, ये मर्डर्स तक करवा देता है, तो इससे बच के रहना। आजकल का टाइम जो है ना बड़ा खराब है। सो नेवर एवर फॉल इन लव, ऑलवेज राइज इन लव, समझे। सो इस चीज को गांठ मार के अपने पास रख लो, ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो। ये प्यार इश्क मोहब्बत के चक्रों में अभी मत पढ़ लो भाई, अभी पढ़ाई कर लो, समझे। ये वक्त है पढ़ने का, अभी पढ़ाई करो। ठीक, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। मर्डर इज मोर सीरियस, ठीक है, मर्डर इज मोर सीरियस ऑफेंस देन द कल्पेबल होमिसाइड। An offense cannot amount to murder unless it falls within the definition of culpable homicide। वही मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि भाई ये कोई भी मतलब लाइक ऑफेंस जो है मर्डर का, वो तब तक मर्डर की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा जब तक वो 299 यानी कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में फॉल ना कर जाए। इसीलिए जहां पे भी मर्डर की सेक्शन लगेगी, बंदे को इसमें मुजरिम ठहराया जाएगा तो उसके ऊपर सेक्शन 299 भी लगाएंगे। सो जो भी मर्डर का कल्प्रिट होगा उस पे सेक्शन ये दोनों लगेंगी, 299 एज वेल एज 300। क्लियर। तो बाकी ये लव के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, सो इससे बच के रहना। सो नेक्स्ट है, अब आप देखो सेक्शन 300 क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, मर्डर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। वही सारे जो इंग्रेडिएंट्स जो मैंने अभी आपको कल्पेबल होमिसाइड में बताए थे ना, वो इधर भी आएंगे। बस एक चीज का डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे पर्सन मेक्स 100% श्योर कि रिजल्ट विल बी द डेथ ऑफ द पर्सन। चलो ये अब मैं आपको समझाता हूं। फर्स्टली, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। मतलब मर्डर, ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर तभी कहलाएगी कि अगर वो जो एक्ट है जिसकी वजह से डेथ हुई है वो उस इंटेंशन से हुई है कि बंदे की डेथ होनी चाहिए। क्लियर। अब सेकेंडली क्या कहता है, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम द हार्म इज कॉज्ड। मतलब ऐसी इंटेंशन और ऐसी बॉडीली इंजरी देने का जिसका उसे पता है कि भाई इट विल लीड टू व्हाट, रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, डेथ ऑफ द पर्सन, तब इसके ऊपर ये मर्डर का लगेगा। फिर इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज, ठीक है, द डेथ। अब इसमें क्या है, वो ये कहती है सेक्शन कि भैया थर्ड पार्ट इसका ये कहता है कि ऐसी बॉडीली इंजरी दे देने का, जैसे मैंने वो वाला केस आपको बताया था अभी पीछे, ठीक है, उसमें जैसे 2 बार वो स्टैब करता है कि मतलब पहली बार में चलो फिर बंदा बच जाए, दूसरी बार भी छुरा उसके अंदर पेट में घुसा देता है, आंतड़ियां उसकी निकाल देता है, तो भाई दे हैव मेड इट श्योर कि ये खत्म हो जाए, बचे ही ना, 100% डेथ होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज द रिजल्ट। आप जैसे ले लो निर्भया कांड, जो दिल्ली गैंगरेप केस, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, उन जो ये वहशी दरिंदे थे, उन दरिंदों ने उस बेचारी लड़की की इंटेस्टाइन्स तक रॉड डाल के उसके अंदर से
खींच के निकाल दी थी, ऐसे वैशी दरिंदे थे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उस लड़की की डेथ हो गई। सबसे ज्यादा ब्रूटल केस अगर इंडिया के इतिहास में अगर देखा जाए ना, वो ये था, वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल केस। और ऐसे घटिया जानवर लोग कैसे सोसाइटी में मतलब लाइक फिरते हैं, दरिंदे ये लोग, खैर ये सब तो मारे गए हैं अब, बट ऐसे भी भेड़िए साइको लोग होते हैं सोसाइटी में। इनसे बचने के लिए ही ये आईपीसी वगैरह ये आई है एग्जिस्टेंस में, ये क्राइम्स वगैरह को डील करे ताकि उनके ऊपर चार्जेस लगा के। बट स्टिल अभी भी मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, जो मेरा व्यू है वो ये कहता है कि भाई अभी भी हमारे लॉज में इतने लूप्स है ना, कि जिसकी वजह से कई कई साल लग जाते हैं किसी को सजा मिलने के लिए। हमारी जुडिशरी सिस्टम में बहुत चेंजेस चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं ये हमारी मोदी सरकार क्या करती है, जुडिशियल चेंजेस में क्या लाती है, क्या करती है। बट सीरियसली सबसे ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट है अगर हमारी कंट्री में किसी चीज को बदलने की, तो वो हमारा जुडिशियल सिस्टम है। यहाँ पे आप देखो आजकल फैमिली बिजनेस बना हुआ है जुडिशियल सिस्टम हमारा। जजेस के रिश्तेदार वगैरह सब कोर्ट्स में है, जजेस के बेटे कोर्ट्स में है, फैमिली बिजनेस है। आप लोग, एक कॉमन मैन जाएगा उसको शायद रिलीफ ना मिले, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये व्यू आप सबका भी हो, बट ये सब मौकरी है आजकल। सो हमेशा अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप वेल वर्स्ड हो लॉ के साथ, ताकि आप कल को अच्छे तरीके से एक अच्छी पोजीशन अचीव कर सको। अब देखते हैं मोदी सरकार हमारे जुडिशियल सिस्टम को कितना चेंज करती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट मिस्टर मोदी। प्लीज, यू आर आइडल फॉर मी, बट कुछ कीजिए इस जुडिशियल सिस्टम के लिए भी। खैर, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। फोर्थली क्या कहता है, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज, मतलब नॉलेज, वही नोज वाली बात आ गई, नॉलेज दैट it is so eminently dangerous that it must in all probability cause the death or such bodily injury as is likely to cause the death and commit such act without any exercise for incurring the risk of causing death or injury as foresaid। मतलब उस बंदे को फुल टू नॉलेज है कि हाँ भाई इसका रिजल्ट जो होगा, इसका आउटकम जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द डेथ ऑफ द पर्सन। क्लियर। अब देखो इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस केस है वो कौन सा है, के नानावती केस और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, वो अक्षय कुमार की, ठीक है, अगर देखी हो आप लोगों ने। अब देखो इस केस के फैक्ट्स क्या थे। जो ये नानावती थे, ही वॉज अ नेवल ऑफिसर, ठीक है। इनकी वाइफ थी सिल्विया, उसका अफेयर चल रहा था वाइफ का ये पीबीडी आहूजा के साथ, आहूजा नाम का बंदा था, उसके साथ इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अब ये जो नानावती होता है, नानावती अपनी बीवी को एक दिन क्वेश्चन करता है कि बीवी मुझे कम से कम इतना बताओ, तुम्हारा ये एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया हुआ है, तुम मेरी इतनी परवाह भी नहीं अब करती, ना तुम मेरे से ढंग से बात करती, तुम्हारा व्यवहार जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया हुआ है। देन शी एडमिट्स कि उसका जो है कि अफेयर जो है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका चल रहा है किसके साथ, ये आहूजा के साथ, ठीक है। तो आहूजा के साथ तो चल रहा है अफेयर। अब नानावती उस समय बड़े कामली होके सुनता है ये बात, झटका तो लगता है बेचारे को। वो क्या करता है, वो सीधे ये इस आहूजा के पास जाता है उसके रेजिडेंस पे, और उसको कहता है कि देख भाई, मैं अपनी बीवी को तलाक देने लगा हूं, डाइवोर्स दे रहा हूं, तुम एक काम करो, तुम मेरी बीवी के साथ अब शादी कर लो, ठीक है। अब ये आहूजा कहता है क्यों भैया, मैं क्यों शादी करूं, अफेयर था, अफेयर की तरह रहेगा, मैं नहीं करता शादी, ठीक है, मेरे को नहीं करना वरना ये ब्याह श्याह, ओके। इससे क्या होता है, बंदा और टूट जाता है, कहता है भाई मैं तो बीवी से प्यार करता ही करता था, अब ये बंदा भी उसको ऐसे छोड़ देगा तो मेरी बीवी का क्या बनेगा। और वैसे भी वो काफी ज्यादा इस झटका तो लगा होता है बंदे को। तो वो क्या करता है, वो जाता है अपने शिप पे वापस, वहां से अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालता है, देन अगेन केम बैक ये अक्यूज के पास और सीधे उसको गोली मार देता है, और जिसकी वजह से आहूजा की डेथ हो जाती है। तभी तो कहते हैं भैया लड़की का चक्कर, बाबू भैया लड़की का चक्कर बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद जब उस बंदे को आहूजा को मार देता है, फिर वो जो नानावती है वो सीधे जाके कहां पे सरेंडर करता है, पुलिस स्टेशन में। और फिर जजमेंट क्या होती है, देखो इसमें पहले सेशन कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, ये दोनों के दोनों उस बंदे को, नानावती को, डेथ सेंटेंस सुनाते हैं, कहते हैं भाई इसको सजाए मौत दी जाएगी दफा 302 के तहत। फिर इसके बाद क्या होता है, इसकी अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ऑल्टर कर देती है उसकी कन्विक्शन को। वो कहती है नहीं, इस बंदे को लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो, डेथ सेंटेंस नहीं, ठीक है।
तो ये चीज थी, ये था इधर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। अब नेक्स्ट इसमें आ जाती है मर्डर की, हम बात कर रहे थे, तो मर्डर में जो पनिशमेंट है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 302। कोई भी अगर मर्डर का चार्ज जिस पे लगेगा उसकी पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 302 के अंडर। दोज हु कमिट मर्डर शैल बी पनिश्ड विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और शैल बी लाइबल टू फाइन। ठीक है, अब देखो ये जो सेक्शन 300 है इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या होती हैं? एक्सेप्शंस टू सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी वेयर कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट कंसीडर्ड एज मर्डर। मतलब अब हमने वो चीजें डिस्कस करनी है जो कहती हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, अब वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं? वो 5 एक्सेप्शंस हैं। अब वो 5 कौन कौन सी एक्सेप्शंस? सबसे पहली ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, दूसरी प्राइवेट डिफेंस, तीसरी एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर, फोर्थ है आपकी विदाउट प्रीमिडिशन इन सडन फाइट, एंड लास्ट में है कंसेंट इन केस ऑफ पैसिव यूथेनेशिया। ये यूथेनेशिया क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये पहले अब हम ये सारे एक एक करके ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अब गाइस ये देखो, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सबसे पहले क्या है? कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर while deprived of the power of self control by grave and sudden provocation causes the death of a person who gave the provocation or causes the death of any other person by which or by mistake or accident। मतलब एक sudden and provoke एकदम से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होती है बंदे को, उसकी वजह से मतलब आउटकम क्या आता है? उन दोनों के बीच में फाइट होगी, सडनली ग्रेव एंड प्रोवोकेशन कर दी जाएगी, प्रोवोक किया जाएगा किसी बंदे को, उसका रिजल्ट क्या होगा? डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल ए स्ट्राइक करता है बी को, बी जो है वो प्रोवोक हो गया। अब जो सी था उसकी जो साइड पे खड़ा था, ठीक है, इंटेंडेड टू टेक द एडवांटेज ऑफ बीज रेज एंड टू कॉज हिम टू किल ए, पुट अ नाइफ इनटू बीज हैंड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इस एग्जांपल में देखो ए क्या करता है, वो बी को स्ट्राइक करता है, बी जो है वो ऑफेंडेड फील करता है, प्रोवोक हो जाता है। अब सी बंदा जो होता है उसकी ना ऑलरेडी ए के साथ खुंदस होती है, वो क्या करता है? देखता है कि बी और ए के बीच में लड़ाई हो रही है, सी क्या करता है? चुपके से ना उस लड़ाई का फायदा उठाता है और सीधे बी के हाथों में चाकू पकड़ा देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो बी है वो सीधे ए के अंदर वो चाकू खोप देता है और उसकी वजह से ए की डेथ हो जाती है। इसमें देखो जो बी है ही इज हेल्ड ओनली लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, वेयर एज जो सी है उसे गिल्टी ठहराया जाता है किसके लिए? मर्डर के लिए। क्लियर? क्योंकि देखो बी को तो इंस्टिगेट किया गया था ना, प्रोवोक किया गया था एकदम से सडनली, तो ये रीजन था, इसलिए उसके ऊपर कौन सा हमने चार्ज लगाया? सिर्फ 299, जिसमें उसकी इंटेंशन नहीं थी मारने की, लेकिन मारने की किसकी इंटेंशन थी? सी की। तो सी ने मौके का फायदा उठा के बी के हाथों में चाकू रखा था, तभी जो सी है उसे गिल्टी ठहराया गया मर्डर का। क्लियर? अब देखो, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ of the right of private defense of a person or property exceeds the power given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। मतलब देखो भाई, सेल्फ डिफेंस की इसमें बात हो रही है, चाहे वो आपकी बॉडी के रिलेटेड सेल्फ डिफेंस हो या आपकी अपनी प्रॉपर्टी के रिलेटेड। अगर दोनों में किसी के ऊपर भी अगर अटैक होता है और आपको जरूरी लगता है कि उस समय मतलब अपने आप डिफेंस के लिए आपको अपना हाथ उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके एक्शन की वजह से बंदे की डेथ हो जाती है जिसने अटैक किया होता है आप पे या आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो देन यू कैनॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द मर्डर। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज। अब कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर if the offender being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice exceeds the power given to him by law and causes the death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty such public servant and without ill will towards the person whose death is caused। This is really very interesting। So इसमें देखो क्या है कि भाई अब जो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स ले लो, जैसे बीएसएफ के ले लो, या फिर आप पुलिस के ले लो, या कोई भी आप ले लो, तो डिफेंस फोर्स के या कोई पब्लिक सर्वेंट आप ले लो। अब जैसे बीएसएफ बॉर्डर्स पे होती है,
अब वो देखती है कि अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, सपोज करो पाकिस्तान की साइड से कोई आ रहा है रात के वक्त, वहां से बॉर्डर कोई क्रॉस कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो वार्निंग भी देंगे और साथ में सीधे गोली भी उस समय चला देंगे। वो ऑर्डर्स का नहीं वेट करेगा बंदा सोल्जर कि हाँ भाई पहले मैं ऑर्डर्स ले लूं कि हाँ भाई ये बंदा आ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो मैं वेट करूं पहले ऑर्डर्स के लिए, देन ओनली आई विल फायर। नहीं, उसने देखा वहां से आ रहा है और इमीडिएट उसको लगा कि रिक्वायरमेंट थी वहां पे उसको अपनी कंट्री को सेव करने की, ही शॉट दैट infiltrator, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ही डिड द एक्शन इन द गुड फेथ टू सेव द कंट्री, टू सेव द नेशनल्स ऑफ हिज कंट्री, so his action cannot be held liable for the murder, he cannot be charged with the murder for that, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation in the sudden fight, in the heat of passion, upon a sudden quarrel, and without the offenders having taken undue advantage or acted in cruel or unusual manner। मतलब एकदम से sudden and grave provocation थी जिसकी वजह से ये चीज हुई, और उसमें कोई भी पहले प्रिपरेशन नहीं की हुई थी कि उस बंदे को हमने मारना ही है या ऐसे करना है। वो सडनली ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुई जिसकी वजह से आउटकम क्या हुआ, डेथ। इट इज इमटेरियल इन सच केसेस इन विच पार्टी ऑफर्स द प्रोवोकेशन और कमिट्स द फर्स्ट असॉल्ट। अब देखो अगर कोई बंदा आप पे अटैक करता है, सबसे पहला वार आप पे किया है, देन आप उसमें सेल्फ डिफेंस में आप उसे बचा रहे हो अपने आप को, ठीक है, आप रोक रहे हो, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उस बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो आप हेल्ड नहीं ठहराए जा सकते लाइबल अंडर द मर्डर, ठीक है। लास्ट में आपका आया था कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबव द एज ऑफ 18 years सफर्स डेथ और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट। ये देखो यहां पे मैंने आपको ये बताया था ना इस वाले पॉइंट में, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं ये वाला पॉइंट, ये कंसेंट इन केस ऑफ पैसिव यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है? यूथेनेशिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग का जो कंसेप्ट है देखो ये सबसे पहले लीगलाइज किया गया था नीदरलैंड में, ठीक है, ये कंसेप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ मर्सी किलिंग क्या होती है। मर्सी किलिंग होती है जहां पे ये क्या कहते हैं कि अगर कोई बंदा, जैसे आपने अगर वो मूवी देखी हो गुजारिश ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की, उसमें क्या था कि ऋतिक रोशन की गर्दन के नीचे की जो बॉडी होती है वो टोटली पैरालाइज्ड थी, ठीक है। तो वो क्या करता है कोर्ट में पेटिशन फाइल करता है कि गॉड ये योर ऑनर मेरे को परमिशन दी जाए अपनी लाइफ खत्म करने का, राइट टू डाई। देखो जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये आर्टिकल 21 डील करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसी के साथ एक चीज और की भी हम बात करते हैं, राइट टू डाई। अगर जीने का अधिकार है तो क्या मरने का भी अधिकार है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट तो कोर्ट में पेटिशंस फाइल की जाती हैं यूथेनेशिया के रिगार्डिंग कि हमें परमिशन दी जाए हम अपनी जिंदगी खत्म कर सके। क्योंकि देखो आपको मैं एक चीज बता दूं, एक ऐसा ऑफेंस है अगर वो बंदा कर लेता है तो उसकी सजा उसे नहीं मिलती, दैट इज द सुसाइड। अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो बंदा जब रहा ही नहीं तो फिर वो क्या सजा किसको देंगे, बट दैट इज वाई तभी हम कहते हैं अटेम्प्ट टू सुसाइड इज एन ऑफेंस वेयर सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। अटेम्प्ट टू सुसाइड इज एन ऑफेंस, अगर कोई अटेम्प्ट करता है अपनी जिंदगी खत्म करने की और बच जाता है तब उसको हम सजा दे सकते हैं, ठीक है। तभी हम क्या करते हैं ये यूथेनेशिया के केसेस अब इंडिया में भी देखो कई जगहों पे पेटिशंस फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसमें बोला गया कि ये एक प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा कि सारे केसेस के ऊपर सेम टिप्पणी की जाए, सेम तरीके से जजमेंट दे दी जाए, नहीं, हर एक केस के लिए इसमें बकायदा टीम बैठेगी, हर एक जगह पे मतलब लाइक डॉक्टर्स का पैनल होगा, जजेस का पैनल होगा, ये सारे बैठेंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, इनकी पूरी टीम बनेगी, देन दे विल गिव द ओपिनियन, एंड फिर उनके ओपिनियन पे सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा कि हाँ दिस इज द वैलिड रीजन कि हम इसको दे देते हैं, इसको अलाउ कर देते हैं अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए, यस देन ओनली वी कैन गो फॉर दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, क्लियर। तो यूथेनेशिया का ये मीनिंग होता है मर्सी किलिंग। अब कई देशों में देखो ऐसा होता है कई लोगों को इतनी गंदी बीमारी हो जाती है, कुछ ऐसे सफर कर रहे होते हैं, सो दे बेग टू द अदर पर्सन प्लीज किल मी। तो इस तरीके से वो जब तड़प रहे होते हैं तो उसमें कोई इलाज भी नहीं हो पाता उनका, देन दे फाइल द पेटिशन फॉर यूथेनेशिया, उसमें उन्हें परमिशन दे दी जाती है कि ओके फाइन यू कैन अडॉप्ट एनी मींस टू किल योरसेल्फ, ठीक है। तो ये चीज। अब देखो पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये कौन से सेक्शन में दी जाती है, सेक्शन 304। अब इसमें भी फिर से वही बात हम करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं, इंटेंशन ऑफ गिविंग सच बॉडीली इंजरी, या फिर ऐसी इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी देने की जो पूरी जिसकी वजह से डेथ कॉज होगी, या फिर नॉलेज। अब देखो whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life
उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है पूरी जिंदगी की, imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. मतलब इंटेंशन थी डेथ कॉज करने की, तो उसको 10 साल की सजा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, ठीक है। और फिर ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी which is likely to cause death or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, ठीक है, और with fine or with both। मतलब ऐसी bodily injury cause करना जिसकी वजह से आउटकम क्या है, डेथ ही डेथ है। अगर ऐसी अगर bodily injury देते हैं तो उसमें भी बंदे को 10 साल की सजा होगी, जिसमें फाइन भी लगेगा या फिर दोनों चीजें एक साथ इंपोज की जाएंगी। अब लास्ट में आपका आता है 304 में, इफ द एक्ट इज डन विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ but without any intention to cause death or to cause such bodily injury as is likely to cause death। मतलब इसमें फिर नॉलेज होनी चाहिए कि जो आप बॉडीली इंजरी दे रहे हो, कर रहे हो दूसरे बंदे को, उसका आउटकम क्या है, डेथ, ठीक है। सो ये थी आपकी सेक्शन 304 और 304 के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। अब लास्ट में आपका आ जाता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस। अब देखो गाइस, इसमें क्या डिफरेंस है, कल्पेबल होमिसाइड से कौन सी सेक्शन डील करती है, सेक्शन 299। इससे कौन सी, मर्डर से कौन सी डील करती है, 300। अब कल्पेबल होमिसाइड क्या है, जीनस है, और स्पीसीज कौन है, मर्डर है। अब इसमें बेस्ट लीडिंग केस कौन सा है, गोविंदा वाला केस। इसमें मर्डर वाले में कौन सा है लीडिंग केस, नानावती वाला केस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें कल्पेबल होमिसाइड में सेक्शन 304 है, लेट डाउन करती है पनिशमेंट। मर्डर वाले में 302 लेट डाउन करती है पनिशमेंट। इसमें इंटेंशन होती है, जिसकी वजह से कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन होती है जो कि मतलब मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट इसमें मर्डर में भैया 110% डेथ, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होती है डेथ कॉज करने की। अब यहां पे इंटेंशन टू किल कैन बी द नंबर एंड द नेचर ऑफ वुंड्स और इंजरीज ऑन द बॉडी ऑफ द डिसीज्ड। मतलब कल्पेबल होमिसाइड में हम देखते हैं कि बंदे को कितना ज्यादा जख्मी किया गया है, कितनी ज्यादा बैडली इंजरी दी गई है, जिसकी वजह से डेथ कॉज हुई है। तभी हम बताएंगे कि ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा या फिर मर्डर वाले में। मर्डर वाले में तो देखो, नॉट इवन अ सिंगल स्कोप ऑफ लाइफ इज लेफ्ट आफ्टर इंजरिंग द पर्सन। मतलब कोई भी तरीका तो छोड़ना ही नहीं है ना, कि भाई इस बंदे को ठोकना है, इस बंदे को मारना है तो मार ही देना, खत्म ही कर देना है। इस बंदे को जीने की कोई भी चीज हमने छोड़नी ही नहीं है कि किसी भी तरीके से जीवित बच जाए। मर्डर में तो पूरा देखो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है उसको ठोक देने की, एकदम से मार देने की, और कोई ऐसा स्कोप नहीं छोड़ना जिसकी वजह से वो बंदा जीवित रह जाए। ये था डिफरेंस कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में। सो गाइस, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बाय।